एक आदमी इंकलाब जिंदाबाद बोल रहा है, वंदे मातरम बोल रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा है और उसको कोड़े मारे जाते थे और वो बेहोश होकर गिरता था, लेकिन झंडा नहीं गिरने देते थे, दूसरा कोई आकर उसको थाम लेता था। भारतीय जनता पार्टी के शब्द खत्म हो गई, उनके संवाद की सीमा खत्म हो गई, उनकी बुद्धि की सोच खत्म हो गई, तब उन्होंने हथियार उठा लिया। एमबीबीएस की परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, नीट की परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, फीस की का ये आलम देखिए, 2014 तक 45 से 65 हजार रुपए आईआईटी की फीस होती थी, आज लाखों रुपए में है। जय हिंद साथियों, आज की इस खास बातचीत में मैं हूं सेवा दल के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद पांडे जी के साथ। सेवा दल, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। सेवा दल की क्या कहानी, कैसे सेवा दल का निर्माण हुआ, और उससे ज्यादा जरूरी आज मैं जिन गेस्ट के साथ हूं, आदरणीय प्रमोद पांडे जी, उनके जीवन की क्या एक जर्नी रही, कहां से उन्होंने शुरुआत करी, कैसे यहां तक पहुंचे, और उनके क्या विचार हैं देश को लेकर के, समाज को लेकर के, युवाओं को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के। तो आज की इस खास बातचीत में स्वागत करता हूं आदरणीय प्रमोद पांडे जी का। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज की इस खास बातचीत के लिए अपना समय। बहुत शुक्रिया, आपने हमको आमंत्रित किया अपने चैनल के लिए, बहुत शुक्रिया। पहला मेरा प्रश्न है कि आज मैं जिन प्रमोद पांडे जी के साथ बैठ के बातचीत कर रहा हूँ, उनके बचपन की जर्नी कैसी रही, कहाँ से शुरुआत की थी और कैसा वो दौर था? बनारस में पैदा हुआ, बनारस की सरजमी पर, काशी जिसको कहते हैं, और विश्व की सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है, और स्कंद पुराण में वर्णित है, काष्ठे प्रकाष्ठे जैसा काशी, जो काश धातु से बना है और जहाँ ज्ञान का स्वयं प्रकाश होता है उसको काशी कहते हैं। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी। तो अपने आप को बहुत गौरवशाली और बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि काशी की ज़मीं पर मैं पैदा हुआ, और ईश्वर का ही आशीर्वाद रहा, माता पिता का सानिध्य, उनका आशीर्वाद से आज यहाँ तक का सफ़र तय किया है और बहुत सुकून रहा है। संघर्ष जरूर रहा है, लेकिन मुझे बहुत गौरव और गर्व के साथ कह सकते हो कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ। गांव से भी ताल्लुक़ रखता हूँ जो बनारस में ही है, शहर में भी है, और पेशे से कृषक और व्यावसायिक के रूप में अब तक रहा हूँ और राजनीति में भी हूँ। स्कूलिंग बनारस में हुई और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा बनारस में हुई, और उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता रहा है, वहाँ से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया। फिर राजनीति में दाखिला हुआ, पीएचडी किया, फिर और 2 विषयों से और एमए किया। पढ़ने लिखने का शौक़ रहा, और शायद हंसेंगे आप कि अभी रिसेंटली 1 महीना पहले भी मैंने एक सब्जेक्ट से पीजी की। कुछ लोग एक सब्जेक्ट से और मैंने किया, 3 सब्जेक्ट से। जी बिल्कुल, इस उम्र में। तो पढ़ाई से इतना लगाव आपका? पढ़ने लिखने का शौक़ रहा है, बराबर पढ़ता रहता हूँ। और आप जैसे ही कुछ पत्रकारों ने कभी एक सवाल मुझसे कर दिया कि पत्रकारिता मुझको मत सिखाइए, ऐसे ही पत्रकारों के दरमियान उन्होंने कह दिया, तो मुझे लगा कि पत्रकारिता पढ़ लेनी चाहिए। तो लिहाजा मैंने भी एमजे किया, और फिर ऐसे इसी सवालों को मैंने भी ढूंढा और पढ़ा। तो कभी कभी उन पत्रकारों से भी पूछ लिया करता हूँ, तो उनको भी उन सवालों का जवाब नहीं पता रहता है, और मैंने बहुत गहन और थॉरोली अध्ययन किया, यूं ही नहीं सिर्फ जाके परीक्षा दिया हूँ। तो ऐसे ही रहा है, और संतुष्ट हूँ अपने इस सफर से। सुकून है, संघर्ष, अप एंड डाउन्स, कभी अधोगामी कभी ऊर्ध्वगामी गति जीवन की चलती है, लेकिन गति हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है और होनी भी चाहिए। तो ऊर्ध्वगामी गति से ही मैं चल रहा हूँ और सुकून है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, बचपन की वो यादें जिन्हें आप याद करते हैं तो लगता है कि यार कैसा बचपन था हमारा, और आज कितना बदलाव हो चुका है। समय बड़ा परिवर्तनशील है। जो बचपन की जो यादें होती हैं, जो बचपन की संगत होती है, भविष्य बहुत बचपने में नहीं देखता। वो सपने जरूर बुनता है, अमल भी करता है, लेकिन माता पिता के साये में रहते हुए एक निश्चिंतता का भाव रहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ वैसा हो जाएगा। और उस जमाने के जो दोस्त हुआ करते थे, उस जमाने के जो रिश्ते होते थे, मेरे जीवन में लगभग 90% आज भी कायम है, आज भी बदस्तूर लोगों से रिश्ते निभ रहे हैं। लेकिन उस वक्त की सोच और अब की सोच में उम्र का असर दिखता है। कभी कभी उच्छृंखलता होती थी, स्थायित्व तो था जी, बावजूद उसके थोड़ी बहुत उच्छृंखलता होती थी, लेकिन अब सिर्फ स्थायित्व भाव से देखा जाता है। और जब समय बदलता है, आदमी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसके सोचने
का एक दायरा बदलता है। कहते हैं ना कि ज्ञान का विकल्प होता है लेकिन अनुभव का नहीं। एक नौजवान होता है, कुछ पढ़ के निकलता है, हम भी थे, जब पढ़ के निकलते तो लगता कि नहीं यही सच है, लेकिन अनुभव के आधार पर अगर कोई कुछ कहता है तो उस ज्ञान पर भी भारी पड़ जाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है। ऐसे ही जिंदगी चल रही है। जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो कुछ सपने होते हैं बच्चों के। तो उस समय क्या एक सपना देखा था कि मुझे कहाँ जाना अपने जीवन में? यह सच है कि मेरे माता पिता मुझको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे कि पेशे से चिकित्सक बनो। पढ़ने में ठीक ठाक था और उसी ध्येय से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया और फिर कोचिंग ज्वाइन की। लेकिन एक बार मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, मेरी एमए प्रीवियस का बैच था और प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी साहब बहुत अच्छे टीचर हैं और बाद में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हुए। उस समय उस जमाने में नए होते थे। उनके क्लास में उन्होंने एक दिन अचानक न मालूम क्यों ऐसे कहा कि यहाँ तक ज़्यादातर लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आते हैं और कहते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए आईएएस देने आते हैं। आईएएस देते हैं, पीसीएस देते हैं, अपर सबऑर्डिनेट्स, लोअर सबऑर्डिनेट्स और तमाम तरह की परीक्षाएं देते हैं और कुछ कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं। इंटरमीडिएट के बाद तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर भी बनना चाहता है। और जितने लोगों से पूछा जाता है लगभग 100% लोग यही कहते हैं कि मैं फला फला बनना चाहता हूँ। इसमें से राजनीति कोई नहीं करना चाहता। आप लोगों में से कोई है ऐसा कि जो मैं उस क्लास में पहले एकमात्र आदमी था, एकमात्र लड़का था जो मैंने बोला कि मैं राजनीति करना चाहता हूँ, राजनीति करूंगा। और नौकरी के कई ऐसे दौर आए कि जिसमें नौकरी मैं जा सकता था, कर सकता था। कि जब आपने कहा कि मैं राजनीति करना चाहता हूँ, तब शिक्षक का क्या वो था? अब कहना बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन उसने कहा कि शायद यही सबसे अधिक सच बोल रहा है। यह जवाब था उनका, मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा शायद यही सबसे ज़्यादा सच बोल रहा है, क्योंकि इसको अपना एम मालूम है, अपनी मंजिल मालूम है और यह उसी पर जाएगा। उनके इरादे क्या थे नहीं मालूम, मेरी जुबान से क्या निकला उस पर भी मैं नहीं जाता, लेकिन आज मैं राजनीति कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरे अभिभावकों का प्रश्न था, वो डॉक्टर बनना चाहते थे। मैं चिकित्सक तो नहीं बन सका, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर जुड़ गया, पीएचडी के द्वारा जुड़ा। तो ऐसे ही चल रहा है। जब हमने अपना विश्वविद्यालय का दौर देखा तब कुछ अलग सिचुएशंस थी। आपके विश्वविद्यालय का दौर कैसा था? कैसा छात्र राजनीति का दौर था, या कुछ ऐसी यादें जो हम सबसे अछूती हैं? बहुत सुनहरा दौर था। आज काफी ह्रास आया है शिक्षक और छात्र के बीच में, छात्र के संबंधों के बीच में भी। हम लोगों के बीच में कभी स्वार्थ नहीं होता था। छात्रों के बीच बहुत ही निस्वार्थ जिंदगी जीते थे। मैं तो छात्रावास में भी रहा 8 साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। कौन किसके कमरे में सो जाता था, कौन किसकी शर्ट पहनकर चला जाता था, कब किसका शू कौन उठा लेता था, मैं एकदम बचपन की यादें बोल रहा हूँ। कब किसकी कलम कौन उठा ले जाता था, कब किसके कमरे से सुराही उठा ले जाता था, किसका टिफिन कौन ले जाता था। थोड़ी देर के लिए अचंभा होता था, अरे अच्छा क्यों लेगा, मुझे तो यही पहनना था, मुझे तो यही खाना था, मुझे तो यही करना था। लेकिन कोई कभी किसी को नागवार नहीं था। वो हम लोगों का वो दौर था। टीचर से और स्टूडेंट का जो रिश्ता था बहुत मधुर था। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, दुनिया में 2 ही रिश्ते होते हैं, प्रायः ऐसा देखा गया है, जो हमेशा अपने आगे दूसरे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। एक माता पिता हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, और दूसरा अध्यापक हमेशा अपने पढ़ाए हुए छात्र को चाहता है कि वह ऊंचाई हासिल करे, वह अच्छा मुकाम हासिल करे, और उसमें गर्व की अनुभूति उस अध्यापक को भी होती कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र आज फला जगह पर है, उसे अच्छा लगता है। और हम लोगों ने वो दौर जिया है। गुरु शिष्य की परंपरा होती थी, और आज के दौर में कौन किस बिरादरी का था हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। शिक्षक है, वो पढ़ाता था, उसके सामने सर अपने आप झुक जाया करते थे, एकदम झुक जाया करते थे उसकी विद्वता के आगे, उसके व्यवहार के आगे। वो दौर था जब आज के तो तमाम जर्नल्स प्रकाशित हो रहे हैं, आज गूगल पे तमाम चीज़ें सर्च कर ले रहे हैं, लाइब्रेरी भी काफ़ी फ्लरिश हो चुकी हैं उस ज़माने के हिसाब से। उन ज़माने में हम लोगों के पास किताबों का अभाव होता था, उतने जेब में पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन इतने नहीं होते थे कि उतनी किताबें हम लोग खरीद सके, और उसकी पूर्ति हमारे अध्यापक करते थे। जब कोई सवाल लेकर जाते थे तो उनको अच्छा लगता था और कहते थे कि सर ये किताब नहीं मिल पा रही है, ये सवाल हम कहाँ से देखें। वो तुरंत अपने लाइब्रेरी से किताब निकाल कर हमको देते थे, और लो इसको देख लो, नोट बनाकर वापस कर देना पढ़कर। आज शायद इसका अभाव झलकता है। न वो छात्र रहे और न वो शिक्षक रहे। शिक्षक में वो उन बातों का भी अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, शिक्षा और शिक्षण सब ऐसे ही चलता है, लेकिन उस जमाने के और आज जमाने में थोड़ा
अंतर तो नज़र आता है, ये कमी आई है। और शायद मौजूदा हालात में शायद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की वजह से भी आई है, सोच से आई है, तमाम चीज़ें इसके पीछे काम करती हैं और उसका असर अब खुलकर देखने को मिल रहा है। आप जैसे कि एक बार आपके टीचर ने पूछा था क्या बनना चाहते हो, आपने बोल दिया राजनीति करूंगा, तो फिर राजनीति में प्रवेश कहाँ से हुआ आपका? 93 में हमने यूनिवर्सिटी छोड़ी थी और अचानक एक दिन बनारस में बैठा हुआ था और कांग्रेस सेवा दल का जिला, उस समय बनारस और भदोही जिला बटा, और जो कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, मुझे याद है ताराशंकर पांडे उनका नाम था, वो भदोही जनपद के रहने वाले थे। तो अब वो भदोही जिले के अध्यक्ष हो जाते, बनारस खाली था। ऐसे में कुछ लोग बनारस के आए, रामाश्रय कुशवाहा, गंगा साहब पांडे और सभी लोग कि देखो ये खाली है, और प्रहलाद यादव हमारे राष्ट्रीय हमारे मुख्य संगठक थे और उस समय तो संगठन मंत्री थे, उनसे बात कराई, सुधाकर तिवारी जी से मिले और उन्होंने हमसे, प्रहलाद यादव जी से बात कराई और उन्होंने कहा कि तुरंत चले आओ, कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और हम चाहते हैं कि प्रशिक्षण शिविर कर लो और बनारस में जाकर तुम इसको आगे बढ़ाओ। एक हफ्ते के अंदर फिर मैं वहाँ पहुँचा, प्रशिक्षण शिविर अटेंड किया, लौट के आया। 26 अक्टूबर के दिन मुझे पहला नियुक्ति पत्र मिलता है और मैं कांग्रेस सेवा दल का जिलाध्यक्ष बनता हूँ। सीधे जिलाध्यक्ष? सीधा जिलाध्यक्ष। प्रतिभा देखी उन्होंने आप? अब वो उन्होंने क्या देखा क्या नहीं सुना, और उस समय सवाल जो श्याम नारायण पांडे जी आए थे, उनसे सवाल सबसे पहले वक्ता के रूप में आए थे, उनका सवाल हुआ। और उस दरमियान कांग्रेस कमेटी के एक महासचिव बाद में हुए, जनार्दन द्विवेदी जी, आदरणीय जनार्दन द्विवेदी जी, अद्भुत वक्ता के रूप में हम सबके बीच में पहली बार उनसे कुरुक्षेत्र मिला। और जब उनके भाषण का समाप्त हुआ, भाषण का दौर समाप्त हुआ, तो कुछ सवाल जवाब के सेशन होते थे और उस सवाल जवाब पर भी जो उनकी प्रतिक्रिया थी वो मुझे बहुत आकर्षित किया। फिर मैं लौट कर आया, दिल्ली में उनसे मिला, मैंने अपने प्रहलाद यादव से मिला और कहा कि मुझे उस शख्स से मिलवाइए जो उन्होंने ये भाषण दिया था। गांधी, नेहरू और अंबेडकर पर उनका व्याख्यान था और अद्भुत था। और उसके बाद से तो फिर क्रम निकल चला और मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया। और बनारस जो पंडित कमलापति जी की धरती रही है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रही। लोगों को, मेरे परिवार को लोग जानते थे, लेकिन उनको अचंभा लगा कि अचानक से इनका कैसे नियुक्ति हो गई। लेकिन मेरा व्यवहार कर लीजिए या जो भी कुछ कह लीजिए, सब लोगों ने मुझे आत्मसात किया और धीरे धीरे 31 साल का दौर निकल पड़ा है। आज भी बनारस के कांग्रेसी और जनता मुझे आत्मसात करती है। यहाँ प्रश्न ये आता है, चूंकि आपने सेवा दल से ज्वाइनिंग अपनी की, यंग थे, पढ़े लिखे थे, यूनिवर्सिटी से तुरंत निकल के आए थे, तो क्यों आपने कांग्रेस को चुना? कांग्रेस की पृष्ठभूमि मेरी पहले से रही है, कांग्रेस की विचारधारा मेरे परिवार में शुरू से रही है। बाबू संपूर्णानंद जी, कमलापति जी, ये सब लोग मेरे घर पे आया करते थे। मेरे गांव पर भी बाबू कमलापति त्रिपाठी जी जाया करते थे, संपूर्णानंद जी जाया करते थे। और बनारस के तमाम लोग जो उस दौर के बड़े होते थे, उनसे मेरे पिताजी के संबंध रहे, बाबा के संबंध रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा ही रची बसी थी हम सबके मन में। और उसके कारण हम, और दूसरी बात जिस समय हम लोग आए, 89 से लेके 92-93 का जो दौर था, हिंदुस्तान के लिए बहुत संक्रमणकालीन राजनीति का दौर था। मंडल का दौर, कमंडल का दौर हम सब लोगों ने देखा विश्वविद्यालय में, और उन सब के बीच देखा कि मंडल और कमंडल के बीच में अगर कोई एक रास्ता निकलता है वो कांग्रेस का होता है। राजनीति का मार्ग सर्पीला होता है भूपेंद्र जी। आप सर्प की चाल कभी देखिए, सांप जिस तरह से चलता है तो जितना बाएं चलता उतना दाएं चलता, लेकिन चलता सीधा है। तो लचीला होना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत बहुआयामी लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तमाम भाषाएं हैं, तमाम जातियां हैं। लोग कहते हैं कि 1.5 कोस पर पानी या 4 कोस पर वाणी बदल जाती है। ऐसे में सबको एकाकार करते हुए, सबको लेकर एक साथ चलने की क्षमता अगर किसी दल में दिखाई देती थी तो वो कांग्रेस में। यही कारण था और कि कांग्रेस में हम चले, क्योंकि बचपन में नेहरू जी को पढ़ते थे हम लोग, गांधी को पढ़ा हम लोगों ने, तमाम साहित्यकारों को पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा कि किस ढंग से नेहरू जी के बारे में चर्चा किया करते थे, किस ढंग से संस्कृति के 4 अध्याय के विमोचन के अवसर पर या संस्कृति के 4 अध्याय लिखने के बाद नेहरू से उनकी वार्ता हुई। ये सब विश्वविद्यालय जीवन में हम लोगों ने पढ़ा। बच्चन को पढ़ा विश्वविद्यालय जीवन में, धर्म भारती को पढ़ा, और तमाम लोगों को, और सत्ता के खिलाफ लिखने वालों को भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय के जीवन में पढ़ा और उसके बाद भी पढ़ते रहे। और वामपंथी दलों का भी अध्ययन किया और
मैं तो एक स्वामी करपात्री जी महाराज की एक पुस्तक मार्क्सवाद और रामराज्य पढ़ रहा था, जो कहते हैं कि इसको पढ़ने के बाद कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं ने राजनीति छोड़ दी थी। तो ऐसे तमाम पुस्तकों के अध्ययन के बाद और सामाजिक जीवन के ताना बाना को जो बुना जाता है उसको देखने के बाद एक ही शब्द आया था, वह कांग्रेस का नाम आया था। इसलिए कांग्रेस को ही ज्वाइन किया और कांग्रेस से इतर कभी सोचा नहीं। मौके बहुत आते रहे, लोगों के ऑफर आते रहे, जैसा आज के भाषा में कहा जाता है कि ऑफर दिया जाता है कि तुम ये कर लो तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन कभी भी इससे इतर सोचा नहीं। बहुत कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत ऐसी हो गई दिक्कत कि जिससे कि अब आगे हम नहीं चल सकेंगे, तो घर बैठ जाना कबूल होगा, लेकिन पार्टी छोड़ना कबूल नहीं होगा। एक यहाँ प्रश्न ये आता है, आपने 94 से अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत करी, तो जब आप पॉलिटिक्स में आए तब से आपने बहन जी की सरकार देखी, मुलायम जी की सरकार देखी, अखिलेश जी की भी सरकार देखी, बीजेपी की सरकार देखी। आपके जैसा बौद्धिक व्यक्ति, आपके जैसा पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति अगर कांग्रेस की बजाय इन अन्य पार्टियों में होता तो क्या पता मंत्री तक बन जाते, क्या पता कुछ और बड़ा पद पा लिए होते। तो क्यों नहीं आप अवसर और ऐसी जगह पे गए जहां आपका एक फ्यूचर बहुत सफल था? क्यों आपने एक ऐसी पार्टी का दामन थामा जो जब से लेके अब तक यूपी में तो विपक्ष में भी नहीं आ पा रही सही से? आपने कहा बौद्धिक, कि आप जैसा बौद्धिक, अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आपने मुझे बौद्धिक मान लिया, लेकिन अपने आप को बहुत कम आंकता हूं। अगर बौद्धिक कहा जाए तो नेहरू से बड़ा स्टेट्समैन कोई नहीं, गांधी से बड़ा चिंतक कौन है, लोहिया से बड़ा विचारक कौन है? ये सब कांग्रेस के थे। क्या इनकी बराबरी करने वाला किसी अन्य दल में कोई दिखता है? हम अपने पूर्वजों की थाती, हम तो कांग्रेस की जो एक शाश्वत चिंतन परंपरा है, जो शाश्वत मैंने शब्द इस्तेमाल कर लिया, जो भारतीय शाश्वत चिंतन परंपरा है वह कांग्रेस की ही परंपरा, कांग्रेस उसी परंपराओं का अनुसरण करती है। अन्य दल फिरका परस्ती और अवसरवादिता में विश्वास रखते हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो तो हमारी सरकार आ जाएगी, लेकिन नहीं, कांग्रेस एक मिशन की तरह 1947 से पहले थी और मिशन की तरह 1947 के बाद भी है। और आज भी राहुल जी को देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं। सत्ता हासिल होगी कि नहीं हासिल होगी ये नहीं जानता कोई, ये भविष्य के घर में है। जिस तरह से छात्रों के लिए राहुल जी सड़कों पर उतर रहे हैं, अपना खून तक बहा रहे हैं, वह नेहरू गांधी परिवार की विरासत, मामूली हैसियत नहीं है उसकी, जिसके परिवार के लोग प्रधानमंत्री रहे हों और अपने प्राणों की आहुति दिए हों, 10-10 साल तक जेलों में रहे हों। वह शख्स को पुलिस वाले उठा कर लेके जा रहे थे, किसके खातिर? छात्रों की खातिर। यह हमको प्रेरित ही नहीं करता है, वह फोर्स करता है कि नहीं, तुमको चलना है तो इसी रास्ते चलना है। कभी भी तमाम कामों से फारिग होइए आप, और रात में जब बिस्तर पर सोने जाइए तो सिर्फ आंख बंद करके आसमान की ओर निगाह रहे आपकी, बंद आंखों से सिर्फ शून्य की ओर देखिए और सोचिए कि आपका भी, अभी व्यक्तिगत अगर बात कहूं तो उसमें कहूंगा कि आपका भी, और समाज का और देश का भला, राष्ट्र का भला कहां से हो सकता है? तो सिर्फ एक नाम आता है उसमें, कांग्रेस का। क्षणिक लाभ के लिए कोई भी दल आ सकता है, अच्छा दिख सकता है, लेकिन दूरगामी इस दृष्टि अगर देखी जाएगी तो वह सिर्फ एक नजर आता है, वो कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस, ठीक है, क्षणिक लाभ के लिए कभी कभी सत्ता प्राप्ति की भी आवश्यकता होती है। कहते हैं कि राजनीति समाज सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है, और राजनीति में आने के बाद सत्ता प्राप्ति करके समाज को हम एक दिशा भी दे सकते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। इसलिए सत्ता की प्राप्ति भी आवश्यक होती है। कभी कभी गैर वाजिब लोगों के हाथ में अगर सत्ता चली जाती तो समाज का भी विघटन होता है और देश उससे प्रभावित होता है। तो ऐसे प्रभाव से बचाने के लिए कभी कभी हम लोगों को समझौते भी करने पड़ते हैं, लेकिन पार्टी के विचारों और परंपराओं के बिना पर हम समझौते नहीं कर सकते, देश के बिना और समाज के बिना पर हम समझौते नहीं करते हैं। उस जगह पर हम समझौता को प्रभावी नहीं मानते हैं, उस जगह अपनी विचार को आगे लाके काम करते हैं, और इसीलिए कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि चूंकि आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो आपको क्या लगता है कि राहुल जी एक बेस्ट पर्सन है कांग्रेस के संभालने के लिए? सिर्फ कांग्रेस नहीं, देश को संभालने के लिए आज राहुल जी की जरूरत। देश को, राहुल जी में विजन है, वो दृष्टि उनके पास है जो भविष्य दृष्टा के पास होनी चाहिए। राहुल जी के पास अध्ययन है, समाज का अध्ययन उनके पास है, अर्थ का अध्ययन उनके पास है, विदेश नीति का अध्ययन उनके पास है। 4000 किलोमीटर यूं ही पैदल नाप देना आसान नहीं होता है। जब से इतिहास को देखा जाए,
ज्ञात इतिहास के अनुसार, सुने इतिहास के अनुसार आदि शंकराचार्य ने कभी हिंदुस्तान की समूची यात्रा की है और समाज के विभिन्न भागों में 4 पीठ बनाया, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कैसे कैसे गए होंगे उस दौर की बात थी। गौतम बुद्ध ने अपनी यात्राएं की हैं, भगवान राम ने भी 14 साल यात्राएं करते रह गए और गांधी ने भी यात्राएं की हैं। और उसके बाद अगर कोई मिला है तो राहुल गांधी, जिसने 2 यात्राओं से, वो ऊपर से नीचे नहीं गया, वो हिंदुस्तान के सबसे निचले हिस्से कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी जाते हैं और दूसरी यात्रा फिर मणिपुर के आस से शुरू होती है और महाराष्ट्र और होते हुए आगे बढ़ती है। यात्राओं के माध्यम से उन्होंने समाज को देखने की, हिंदुस्तान को समझने की कोशिश की और कामयाब हुए। और कहते हैं कि राजा या बड़ा आदमी वो होता है जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो उसके सराउंडिंग से उसके लोग होते हैं, उनके मंत्रिमंडल कौन होते हैं, राहुल जी के सलाहकार कौन लोग होते हैं। आप देखिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर से उनकी बात होती है, नोबेल प्राइज पाए हुए इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन से उनकी बात होती है। ऐसे से लोगों से जब बात होती है जिनका सिर्फ अपने ही मोहल्ले, गली या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के दौर में नहीं, जिनकी ख्याति पूरे विश्व में होती है, वो सलाहकार राहुल जी के होते हैं। और राहुल जी उन सलाह पर अमल करते हैं। और खुद की अगर विवेक नहीं होगा, खुद की बुद्धि नहीं होगी, खुद का पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं होगा, आईक्यू नहीं होगी, तो परिणाम थोड़े देर के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन भविष्य का परिणाम स्वयं के लिए और समाज और देश के लिए बड़ा घातक होता है। और जो आज देखने को भी मिल रहा है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, राहुल जी के भाषणों को आप देख लीजिए, पिछले 10 साल के अगर भाषण की बात कर ली जाए, राहुल जी ने ऐसी कौन सी बात कही है जो नहीं घटित हुई है, ऐसी कौन सी बात कह दी जो घटित ना हुई हो। चाहे जिन मुद्दों पर कहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है, तो नेता बनने लायक वही होता है जिसकी सोच दूर तक हो, दूर की चीजों को देख ले, जो भविष्य की दृष्टि रखता हो, वही रहनुमाई करने लायक होता है। जब भविष्य हम देख लेंगे, मुझे यहाँ से निकलना है और मुझे हजरतगंज तक जाना है, या मुझे वापस बनारस जाना है या दिल्ली जाना है, तो रास्ते का अगर मुझे भान नहीं होगा तो निश्चित तौर पे रास्ते में अवरोध आएंगे और परेशानियाँ आएंगी। और रास्ते का अगर अंदाजा होगा, रास्ते के बारे में मुझे पता होगा, तो हम मंजिल अपनी हासिल कर सकेंगे। यही सोच होनी चाहिए और राहुल जी के पास वो सोच है, वो दृष्टि है, इसलिए वो नेता हैं, इसलिए हमारा उनमें विश्वास है। एक प्रश्न मेरा यह है, चूंकि आपने अभी कुछ महापुरुषों के नाम का जिक्र किया था, जैसे कि महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, पिछला जो दौर है, पिछले 10 साल से हम, या यूं कहूं मैं कि बीजेपी आईटी सेल जो चल रही है, उसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि गांधी जी ने देश का बंटवारा करवाया और जो गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी वो सही मारी। वो बहुत सारे पेज पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे एकदम लिखा हुआ है और उस पे लिखा हुआ राष्ट्रवादी हिंदू पेज, ऐसे करके बहुत सारे नेम है, मैं किसी को चर्चा नहीं करूंगा। अब आपकी इस पे क्या राय है, जो ये आजकल जो प्रोपोगेशन फैलाया जा रहा है गांधी जी को बदनाम करने का, या जो भी ये चीजें चल रही हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ जी। आधुनिक भारत मैंने खूब पढ़ा है। हम लोगों के सामने एक सवाल आया करता था कि क्या बंटवारा अवश्यंभावी था, और इस पर पूरी किताब लिखी हुई है। बंटवारा अवश्यंभावी हो चुका था, उसमें गांधी का कोई रोल नहीं था कि जिसमें बंटवारा हो सके। वो नादान लोग हैं, अनजान लोग हैं, अनभिज्ञ लोग हैं इतिहास से, जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं। दूसरे अर्थों में कहा जाए, वो लोग हैं जो इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर आज फिर से नया इतिहास लिखना चाहते हैं, आज़ादी का नया इतिहास लिखना चाहते हैं। और वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी पर कभी एक पत्थर भी नहीं उछाला होगा, एक आवाज़ भी नहीं उठाई होगी, वो लोग आज इस बात को बहस करते हैं। 1942 के युद्ध के बाद से लेकर 1947 तक का समूचे विश्व में, हिंदुस्तान के नहीं, क्या परिस्थितियां रही होंगी, उसका अध्ययन करे अगर कोई, तो रूह कांप जाएगी। और देश की बंटवारा एक निश्चित तौर पर बहस का विषय है, लेकिन गांधी को दोष देना कतई जायज नहीं है, नेहरू को दोष देना कतई जायज नहीं है। कौन लोग वो थे जो मुस्लिम लीग की सरकार में भी मंत्री थे? कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री बिल्कुल थे। और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, आज मैं सुन रहा था तमाम लोगों को जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हीरो बनाकर पेश कर रहे थे, जिसकी पीढ़ियां जेलों में रहीं, जिसकी पीढ़ियां खून के आंसू रोए, जिनकी पीढ़ियां खत्म हो गईं इस देश के खातिर, उन पर आरोप लगाना, उन पर लांछन लगाना निहायत ही गैर जिम्मेदाराना, गैर वाजिब और घृणित वक्तव्य होता है। नेहरू गांधी की तुलना आज के दौर से की नहीं जा सकती। आज नेहरू को अय्याश कहा जा रहा है,
अभी मैं कल चर्चा सुन रहा था, सदन में नारे लगाए जा रहे थे, एक नारे जो जंतर मंतर पर लगाए गए, तो लोगों ने कहा कि ये नारे सदन में लगाए जाने अच्छे नहीं थे इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। मेरा टका सा जवाब था कि वो जो नारा लग रहा था सदन में, इस बात का एहसास कराया जा रहा था, वह कांग्रेस के लोग नारा नहीं लगा रहे थे, वह विपक्ष के लोग नारा नहीं लगा रहे थे, बल्कि छात्रों के जो नारे लगाए जा रहे थे उसको दिखाने का काम हमने किया कि देख लीजिए, मौजूदा सरकार देख लो, इस देश का मुस्तकबिल छात्रों के हाथ में है, इस देश के नौनिहालों के हाथ से ही मुस्तकबिल लिखा जाएगा, वही होंगे आने वाली पीढ़ी में। वो आज इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन बातों को लेकर हम सदन में बोल रहे थे। सदन के अंदर नहीं बोल सकते थे, इसलिए सदन के बाहर एक छोटा सा टेडी और उसको लेकर हम बोल रहे थे। वो मेरे अल्फाज नहीं थे, वो कांग्रेस के अल्फाज नहीं थे, बल्कि जंतर मंतर से लगाए पूरे हिंदुस्तान के सड़कों पर आज छात्र बोल रहे हैं। इस बात पर गौर करने की जरूरत है सत्ता पक्ष को, बजाय कि आप लांछन और आरोप लगाकर इसको कमतर किया जाए। कमतर ये नहीं हो पाएगा। और ये आज से नहीं, ये छात्र जो आंदोलित हैं वो धीरे 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 धीरे, एक जब घड़ा भरता है कोई तो पानी अंत में गिरता, तो आज वो गिरना शुरू हो गया है। ऐसे कई हालात हैं। आज कहना बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन आपने अगर कभी हाई स्कूल किया होगा, कभी इंटर किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, अब तो नेट पर भी सारी डिग्रियां डाल दी जाती हैं कि जब चाहे तब कोई उसको देख ले। डिजी लॉकर का दौर हो, उसमें डिजी लॉकर में लोग मार्कशीट रखने लगे हैं। क्या इस देश का प्रधानमंत्री अपनी मार्कशीट को डिजी लॉकर में रख सकता है? फर्जी है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं। मेरा सवाल सिर्फ इस बात का है, क्या डिजी लॉकर में इस देश का प्रधानमंत्री अपनी मार्कशीट को या अपनी डिग्री को दर्शा सकता है? मैं तो दर्शाता हूं। उनकी डिग्री को लेकर के तो बहुत सारे विवाद हैं, इसीलिए मैं बहुत बातें नहीं कर रहा हूं। चर्चा का विषय है। आज हिंदुस्तान की रहनुमाई कौन कर रहा है? क्या जरूरत थी? नहीं पढ़े थे तो नहीं पढ़े थे, जनता ने उनको चुन के प्रधानमंत्री बना दिया, यह कहने की क्या आवश्यकता थी? ना कहते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जब छात्रों ने देख लिया कि हिंदुस्तान की शिक्षा नीति वो तय कर रहा है जो कभी शिक्षा ग्रहण ही नहीं किया। इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शिक्षा का मौका नहीं मिला, लेकिन उन लोगों ने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। बहुत कम पढ़े लिखे लोगों ने बहुत से ऐसे ग्रंथ लिख डाले हैं जो अतुलनीय हैं, अद्भुत हैं। तो इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र कितना दिन बर्दाश्त करेगा? छात्र हमेशा पढ़ा लिखा होता है, खोजी होता है, हमेशा खोजता है। अब जब उसके खोज के दायरे में, उस सांचे में जब अगर कोई फिट नहीं बैठता है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है, और आज दरकिनार करने की बारी है। आप चूंकि सेवा दल के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या यूं कहें न्यू जो जनरेशन आ रही है, सबको नहीं पता होगा कि सेवा दल क्या है, कहाँ स्थापना हुई, क्या सेवा दल का उद्देश्य है, क्या परिस्थितियां बनी कि सेवा दल को बनाना पड़ा। तो हम सेवा दल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। हाँ, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि अपनी बात को कह के आपके माध्यम से और लोगों के बीच में भी हम जा सकें। देखिए, आज़ादी के दिनों में जब नौजवान उत्साह में आते थे, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल के आसपास के नौजवान, और वो पकड़े जाते थे। नौजवान हमेशा उत्साह में होता है, नारे लगा देता था सरकार के खिलाफ, और अंग्रेजों का दौर, उसके खिलाफ नारे लगाता था, और तो पकड़े जाते थे वो जी। और जब पकड़े जाते थे तो उनको कोड़ों की सजा ज़्यादातर मिलती थी। हाँ। उस ज़माने में कि जो क्षणिक अपराध होते थे नारे लगाने पर उस तरह के, तो कोड़ों की सज़ा किसी को इतने कोड़े उतने कोड़े ऐसे लगाए जाते थे, और ये कहा जाता था कि तुम माफ़ी मांग लो, और माफ़ी मांग लो, तुमको छोड़ दिया जाए। तो कुछ नौजवान दबाव में, कुछ नौजवान ऐसे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते थे। ऐसे में झंडा सत्याग्रह का दौर आया, 1923 के आसपास की बात है जी। नागपुर में जेल में सारे लोग बंद थे, गांधी सरी के सारे नेता वहाँ थे, और वहाँ पे तय किया गया कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो अग्रिम पंक्ति में शामिल रहे जी। और झंडा बरदार वो हों, झंडा लेकर आप आगे आगे चलेंगे। अगर गांधी फिल्म देखे होंगे या ऐसी कई डॉक्यूमेंट्री देखे होंगे कि एक आदमी झंडा लेकर चलता था, आगे नारे लगाते तो कोड़े गिरता था, तब का कि दूसरा उसको संभाल लेता था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस दौर की बात सुनकर कि एक आदमी इंकलाब जिंदाबाद बोल रहा है, वंदे मातरम बोल रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा है, और उसको कोड़े मारे जाते थे और वो बेहोश होकर गिरता था, लेकिन झंडा नहीं गिरने देते थे, दूसरा कोई आकर उसको थाम लेता था। ऐसा फौलादी चौखटा बनाने के लिए
कि और उन दिनों इतने सख्त शिविर लगाए जाते थे, इतने मजबूत लोग तैयार करने के लिए। हार्डिकर जी हमारे पहले मुख्य संगठक होते हैं, विशेष कार्याधिकारी, और इस तरह से हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन होता है 1923 में, और नेहरू हमारे पहले प्रभारी बनते हैं, पंडित नेहरू जी। गांधी की प्रेरणा से होता है, और उनके साथ हार्डिकर जी उनके सहयोग के रूप में तो, और हिंदुस्तानी सेवा दल नाम होता है। उन दिनों गर्मी के दिनों में राजस्थान में ट्रेनिंग दी जाती थी, और जाड़े के दिनों में कश्मीर और हिमाचल में ट्रेनिंग दी जाती थी, ये सख्त बनाने के लिए, मानसिक और शारीरिक रूप से सख्त बनाने के लिए, मानसिक रूप से और शारीरिक और ऐतिहासिक और तमाम परिप्रेक्ष्य से बौद्धिक रूप से सख्त बनाकर, मजबूत बनाकर झंडा बरदार होते थे, और वो आगे लेकर चलते थे। और आगे जब झंडा चलते, इसलिए झंडा हमारा झुकता नहीं था, और किसी से हम समझौता नहीं करते थे, और माफी नहीं मांगते थे। 1924 में कांग्रेस सेवा दल को पहली बार डिप्लॉय किया जाता है। जहां पहली बार कांग्रेस सेवा दल को वॉलंटियर्स को इस्तेमाल किया जाता है, वहां काफी बड़ा सा मैदान बेलगाम में, और वहां पानी पीने का साधन नहीं था कोई, और 3-4 दिनों के दरमियान ही कुआं खोदते हैं। एक नई बावली उसको वहां बोला जाता है, जैसे यहाँ भी कुछ कुछ जगह पे कुआं ही बोला जाता, उधर बावली बोला जाता। तो वहां पे एक बावली बनाई गई, वो आज भी है, वो स्मारक है, गांधी जी की तस्वीर लगी वो बावली है। हम लोग भी जाते हैं तो उसको अमृत समझ कर पानी पीते हैं। और उस बावली को बहुत चंद समय में खोदा सेवा दल के स्वयंसेवकों ने, क्योंकि हजारों कांग्रेस में शामिल होने के लिए अधिवेशन में कार्यकर्ता आने वाले थे, और पानी का साधन नहीं था। ऐसे में उस बावली का निर्माण कराया, और एकमात्र सेशन है, अधिवेशन है, न उससे पूर्व न उसके बाद गांधी ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। 1924 में मुझे फक्र है कि मैं उस संगठन का स्वयंसेवक हूं, जिसकी शुरुआत जब होती है तो गांधी उसके पहले सेशन के अध्यक्ष थे, अधिवेशन के। न गांधी ने उसके पहले किया, न उसके बाद किया, उसके बाद और लोग आते गए, और तमाम लंबा सिलसिला है। और नेहरू उसके पहले हमारे मुख्य संगठक होते थे, और वो हिंदुस्तानी सेवा दल था। और बाद में इस इतनी तेजी से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया, लोगों के बीच में काम करना शुरू कर दिया, लोग इसको आत्मसात करने लगे, लोग ग्राह्य करने लगे, और इसकी ख्याति इतनी जबरदस्त हो गई कि एक नहीं कई बार इस पर प्रतिबंध लगाए गए। तो छद्म नाम से, छद्म रूप से कांग्रेस सेवा दल काम करता रहा, हिंदुस्तानी सेवा दल। बाद में 1947 में कांग्रेस में मर्जर के बाद से इसका नाम कांग्रेस सेवा दल हो गया, और तब से लेकर अब तक कांग्रेस सेवा दल के नाम से ही चल रहा है। और समय समय पर प्रशिक्षणों के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर काम करता रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से खुद भी, आज भी हमारा जो राष्ट्रीय मुख्य संगठक है, आसाम में बाढ़ आई थी, और वहाँ पे लोगों के घरों को सजाने का, संवारने का फिर से वो काम पिछले 15 दिनों से लगातार कर रहे हैं। कल वो लौटे हैं दिल्ली, पिछले 15 दिन से श्रीनिवास जी बिल्कुल सेवा दल के साथियों के साथ लेकर। जिसकी झोपड़ी टूट गई उसकी झोपड़ी बनाना है, जिसके मकान में बह गया उसको मकान फिर से बनाना, अपने संसाधनों से। हमने खुद भी कश्मीर में काम किया, उरी बारामूला तक हम लोग गए हैं। और 2008 के आसपास की बात थी जब भूकंप आया था, किस ढंग से उड़ीसा में साइक्लोन आया था, लाशें किस ढंग से बह रही थी, वो भयावह दृश्य था। सुनामी के दौर में सेवा दल के लोगों ने तमाम काम किया। लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते। जो तथाकथित आज संघ या कोई चीज घूम रहा है, उसके माफिक हम दिखावा नहीं करते हैं। हमारे उनके में बड़ा फर्क है। वो धर्म की राजनीति करते हैं और राजनीति हमारा धर्म है, दोनों में एक बड़ा मूलभूत अंतर है। वो धर्म की राजनीति करते हैं और राजनीति मेरा धर्म है, दोनों में काफी बड़ा अंतर आ जाता है। और जब धर्म की राजनीति करते रहे तो दिखावा आ जाता है, मेरे में दिखावा नहीं है। एक यहाँ प्रश्न है कि क्या क्या मुख्य उद्देश्यों को लेकर के सेवा दल आज के समय में चल रहा है? कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार ग्रास रूट लेवल तक जाने के लिए समाज सेवा के माध्यम से। देखिए, राजनीतिक पार्टी में है और राजनीति नहीं करेंगे, यह संभव नहीं होता है। होगा जरूर, लेकिन समाज सेवा से जुड़कर राजनीति करना हमारा मुख्य काम है कि समाज से जुड़ना है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमको पहुंचना है। जितने मेरी सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं उस सामर्थ्य। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज मैं पूरा समाज आज बदल डालेंगे, पूरा समाज की जिम्मेदारी मैंने ले ली, पूरा समाज फला गांव फला ये कस्बा मैं गोद ले लूंगा, नहीं कह सकता। लेकिन अपनी हैसियत के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की देखभाल, लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य, और उस कर्तव्य को हम लोग कमोवेश हम करते रहते हैं। जंतर मंतर पर छात्रों ने जो प्रोटेस्ट किया था,
तो सबसे पहला तो मेरा प्रश्न है, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन जब खोला तो देखा कि बच्चों पे मारा गया उन्हें। एक पुलिस वाला आता है, एक लड़की को इतना ज़ोर से थप्पड़ मारता है कि हम खुद देख के अंदर से झकझोर हो जाते हैं, यार ये कैसे हो सकता है? इसका पूरा मेरा कहने का मतलब है कि बहुत खराब तरीके से बच्चों को मारा गया, तो क्या इस देश में प्रोटेस्ट करने की सज़ा मार है? मैं कतई सहमत नहीं हो सकता सरकार की इन नीतियों के। आवाज़ उठाना लोकतंत्र में, कहने को तो जब कोई भी दल हो तो कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र में जंतर मंतर जैसी जगह सरकार ने दे रखी है कि जाइए इस जगह पर प्रदर्शन के लिए आपको निर्धारित किया गया, वहां पे जो बात रखनी है उठाइए। छात्र बहुत मासूम थे, खुद को सोचिए आज से कुछ साल पहले छात्र जीवन के बारे में, वह क्या किस दौर का होता है, क्या उसको वर्तमान राजनीति का ये सब दाव पेच पता होता है? कुछ उन्हें आइडिया नहीं है राजनीति को लेकर, कोई दाव पेच नहीं पता। वो उन्होंने देख लिया, चाहे यूजीसी का मसला हो, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, वैकेंसी हो जाती है, परीक्षा हो जाती है, इंटरव्यू हो जाता है और कोर्ट में जाकर रुक जा रहा है। इससे इतर भी ऐसे कई मौके आए छात्रों के लिए जहां उन्होंने देख लिया कि हलक में अब रोटी जानी नहीं है, पेट की भूख शांत होनी नहीं है, रोजगार मिलना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कहीं तो आवाज उठेगी, कभी तो आवाज उठेगी, कोई तो आवाज उठाएगा। वही वो आवाज थी। वो सिर्फ आवाज नहीं, वह चित्कार था, वो अंदर से उपजा हुआ था, अंदर से। और जब वो आवाज उठ रही थी तो हताशा और निराशा के माहौल में हमेशा जब संवाद खत्म हो जाते हैं, जब शब्द खत्म हो जाते हैं, तब आदमी का हाथ उठता है। भारतीय जनता पार्टी के शब्द खत्म हो गई, उनके संवाद की सीमा खत्म हो गई, उनकी बुद्धि की सोच खत्म हो गई, तब उन्होंने हथियार उठा लिया। हथियार हमेशा कमजोर उठाया करते हैं। ये कमजोर और कायर लोग थे जिन्होंने पैलेट गन चलाई। सुप्रीम कोर्ट में तो कहा गया 1967 के बाद पैलेट गन का तो नाम भी कितने लोगों ने नहीं सुना था। और लाठियों में कील लगाकर छात्रों पर क्या कहना चाहते थे? पुलिस का हेलमेट है, कहते हैं पुलिस वालों को जूते और हेलमेट से पहचान हो जाया करती है। पुलिस अपना सब कुछ बदल देती है, लेकिन लाल वाला जूता जल्दी नहीं बदल पाती। पुलिस के सादे वर्दी में पुलिस के जवान, वो पुलिस की लाठियां सामान्य लोग नहीं रखते हैं, जो आजकल फाइबर की लाठियां आ रही हैं, और हाथ में लेकर जो ढाल लुमा लेकर चलते हैं, वो सामान्य लोगों के पास नहीं होती है। वो लेकर छात्रों के बीच में लाठी बरसा रहे थे, छात्रों को डिस्पर्स करने के लिए, छात्रों को हटाने के लिए। आप छात्रों को नहीं कुचल रहे थे, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को कुचल रहे थे, हिंदुस्तान के भविष्य को रौंदने की बात कर रहे थे। और जब हिंदुस्तान को भविष्य को रौंदने की बात करते हैं तो कोई ना कोई तैयार भगत सिंह होता है, कोई ना कोई चंद्रशेखर आजाद पैदा होता है। भले वो फांसी के तख्त पर लटक जाए, भले वो गोली मार ले अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर जमीर जिंदा है तो खून उबाल मारेगा, और मरा हुआ जमीर हथियार उठाएगा। यही था, वो मरा हुआ जमीर था जिसने हथियार उठाया, और इसी कारण से सदन में आकर 20 दिन तक बोलने की हिम्मत नहीं कर सके, जवाब नहीं दे सके। धूमिल ने कभी कहा है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक और है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मैं पूछता हूं वो कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आज संसद मौन हो गई, विपक्ष आवाज उठा रहा है और सत्ताधारी दल के लोग मौन बैठे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, समाज की अगर बात करनी है तो धूमिल की फिर लाइन में कह रहा हूं कि लोहे का स्वाद उस लोहार से क्या पूछते हो, पूछो उससे जिसके मुंह में लगाम है। वो छात्र बताएंगे कि पेपर लीक का हल क्या निकल। 365 दिन की पढ़ाई, 364 दिन आप पढ़ाई करते हैं और 365वें दिन पता चलता है कि आपका भविष्य कुछ नहीं है। एक छात्र होता है, प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के दौर से गुजरता है, परीक्षा देता है, कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, लेकिन यहां तो परीक्षा देने से ही रोक दिया जा रहा है। एमबीबीएस की परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, नीट की परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। फीस की का ये आलम देखिए, 2014 तक 45 से 65 हजार रुपए आईआईटी की फीस होती थी, आज लाखों रुपए में है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो 100 रुपया फीस होती थी। कभी कभी तो समाजवादी जब दौर था, आंदोलन का दौर था, तो उस समय कहा जाता था कि सस्ती शिक्षा, बेहतर शिक्षा, सरकारी शिक्षा। और 2019 में जो नई शिक्षा नीति आती है, जाके हिंदी का पेज 79 नंबर उसमें देख लीजिए, एक कॉलम उसमें है, लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति इतनी खोखली साबित हुई। उसमें लिखा हुआ है कि फी स्ट्रक्चर इस तरह से निर्धारित किए जाएं कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये लैंग्वेज है। आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, एडवर्स इफेक्ट ना आवे।
भले सरकारी स्कूल बंद हो जाएं, आप इस देश को प्राइवेट संस्थानों में बेच देना चाहते हैं। कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और रक्षा, ये तो सरकार अपने हाथ में रखे, कुछ हाथों में जाए उधर, लेकिन देश को कहां गिरवी रख देना चाहते हैं। इसलिए छत्र आग बबूला है। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ गुरूर में, सिर्फ अपने गुरूर में, एक शेर कहा गया है कि तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा, और है दस्तार जिसने बख्शी वही तेरा सर भी उतारेगा। यही आवाम, यही जनता, यही छात्र तुम्हें दस्तार, ये जो पगड़ी पहना रखे हैं, तो यही तुम्हारी पगड़ी उछालने का भी काम करेंगे नरेंद्र मोदी जी। आपको यह याद रखना होगा, और यह वक्त आ गया है। देश में हम देख रहे हैं किस तरीके से सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है। कितने सारे विधायक, कितने सारे सांसद एक साथ किसी पार्टी से निकल करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आरोप बहुत सारे हैं, चाहे वो पैसे से जाते हैं, चाहे इन्फ्लुएंस से जाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ से जाते हैं। तो पहला तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक है? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अगर यही नीति और रीति चलती रही तो एक दिन वो आएगा कि कोई भी आके देश का कोई भी बड़ा उद्योगपति आके कहेगा कि ये लो पकड़ो 50 करोड़, आओ इधर आओ उधर, और सरकार को बदलने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। क्या यह ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण है, क्योंकि जिनके वोटों से आप उस मुकाम को हासिल किए हैं उनके साथ विश्वासघात है, हमारे भावनाओं के साथ विश्वासघात है। हमने आपको चुनकर किस लिए भेजा था और आप क्या कर रहे हैं? तो विश्वासघात है, अन्यायपूर्ण है और सरासर गलत है, दुर्भावना से प्रेरित है। दूसरा, ऐसे लोगों का समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो हम संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, क्या मंदिर में ऐसा अनैतिक व्यवहार जायज होगा? अगर हम मंदिर कहते हैं तो वहां नैतिकता के अलावा और कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मंदिर की अपनी एक मर्यादा होती है, मंदिर की अपनी एक परंपरा होती है। उस परंपराओं को अनुसरण करते हुए, उन मर्यादाओं का अनुसरण करते हुए हमें मंदिर के अंदर जाना चाहिए, शीश नवाना चाहिए, और उसी के अनुसार हमें जो पद्धति है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो अनैतिक है, और अनैतिकता को कभी बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि यदि ये अगर जो परंपरा चलाई गई है ये अगर आगे चली तो कोई भी उद्योगपति जो जिसके पास अनाप शनाप संपत्ति है वो कितनी देर लगेगी उसको सरकार बनाने में, ऐसे पैसे दे खरीद लेगा? ऐसे मौके पहले भी आए हैं और कई देशों में भी आए हैं। आज कई देशों में ऐसी सरकार है जहां बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन हमें नहीं लगता, थोड़े दिनों के लिए कभी कुछ अपवाद स्वरूप कुछ हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान की अपनी मिट्टी की तासीर ऐसी है, भारत भूमि की जो धरा ये है, कुछ भारत की धरा ऐसी है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अड़चने आएंगी और शायद नहीं हो पाएगा। मैं इस बारे में बहुत ही आशावादी हूँ, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा, और विशेषकर जब तक कांग्रेस जीवित है और जीवित रहेगी भी, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होने पाएगा। कोई और दल के लोग होंगे, बिकते रहे होंगे, कोई और दल के लोग होंगे, उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के रहते ऐसा नहीं होगा। इसमें गांधी नेहरू का खून है, इसमें सुभाष का खून है, इसमें सरदार पटेल की नीतियां हैं, इसमें राजीव, इंदिरा सरीखे तमाम लोग, शास्त्री जी की नैतिकता रही है, और उसका जरा सा भी अंश रह जाएगा तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा कि भारत की जो शाश्वत चिंतन परंपरा है वह कायम रहेगी और कांग्रेस के बलबूते रहेगी। मैं इस आशावादी सोच का हूँ। आपने चूंकि मंदिर का जिक्र किया अभी, और एक अयोध्या का राम मंदिर है जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव लड़ती है। एक बड़ा नारा चला था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले हमने देखा कि किस तरीके के चंदा चोरी के आरोप लगे, सीसीटीवी की फुटेज लीक हुई जिसमें दिखा जा रहा है। तो जो भगवान राम के मंदिर में जो हुआ, क्या वो ठीक था? कैसे ठीक कह सकते हैं? 16 करोड़ लोग कुंभ के दरमियान, पिछले साल कुंभ होता है, मंदिर में आते हैं और कुल 84 करोड़ रुपए दान आया। क्या एक आदमी ने 5 रुपए दिए थे? मान सकते हैं इस बात को? नहीं मान सकते। और 200 ऐसे चढ़ा देते हैं, और इतने भाव से लोग चढ़ा रहे थे कि इतने साल के बाद रामलला का दरबार हम देख रहे हैं, रामलला की मूर्ति विराजमान है, तो एक आदमी पर केवल 5 रुपए, जो देखने में, सुनने में
नहीं जायज लगता और उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। 10 रुपए भी अगर देंगे तो 160 करोड़ रुपए आता है और 84 आप दिखा रहे तो बाकी का 76 करोड़ रुपया कहाँ गया। और जिन लोगों ने गोल्ड को दिया उसकी तो बात ही अलग है, मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं। तो चढ़ावा चोरी तो हुआ है और वो किसके घर गया, सवाल यहां पैदा होता है। और जो लोगों ने चोरी किया उसकी नियुक्ति कौन किया, और जिन लोगों ने नियुक्ति की है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं, वो क्यों विमुख हो गए। तो प्रश्न यहां इस बात का है, और प्रश्न अगर इस बात का है तो सीधे सीधे केंद्र सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बनता है, कोर्ट के आदेश पर सारी चीजों की बात की सरकार ने गठित कर दी, वहां पे एक कमेटी बना दी और किसको, सीधे प्रधानमंत्री ने बनाई। तो प्रधानमंत्री इस जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं। आप आइए ना वहां पे, आप आइए और जांच कराइए इसको, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आज की इस खास बातचीत के लिए आपने इतना लंबा समय दिया, उसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं।